नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत विभाग, एक बार फिर से मृच्छकटिकम के तृतीय अंक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, जहां पर हमने खत्म किया था वह चर्चा चल रही थी शर्विलक के द्वारा चारुदत्त के घर में सेंध मारे जाने की घटना का। सेंध लगा करके और शर्विलक निकल चुका है, जिस क्रम में हमने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार कवि ने उस समय में समाज में चोरी की घटना को एक तरह से, एक प्रकार से देखें तो महिमा मंडित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर से ऐसा जरूर है कि उन्होंने उसी चोर के माध्यम से उसकी गरहना, उसकी विगरहना, उसकी निंदा भी करवाई है। जब शर्विलक चला जाता है और जो चारुदत्त की के घर में जो काम करने वाली जो सहायिका है रदनिका, वो रदनिका देखती है इन सारी घटनाओं को और उसकी नजर घर में जो पड़ने वाले सेंध है दीवार के ऊपर में, भित्ति के ऊपर में जाती है और अचानक वो घबरा करके, डर करके, आवाज लगाते हुए, चिल्लाते हुए, हाधिक हाधिक अस्माकम गृहे संधिम कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति, कि हमारे घर में संधि सेंध लगा करके चोर भागा जा रहा है, चोर भागा जा रहा है, आवाज लगाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रदनिका की दृष्टि उस चोर के ऊपर में पड़ गई होगी। यह हालांकि कवि ने स्पष्ट नहीं किया है। जो क्रियापद है निष्क्रामति, हम इससे अनुमान करते हैं कि चौरो निष्क्रामति, चोर निकल रहा है या चोर निकलता है या चोर भागा जा रहा है। इससे हम केवल अनुमान मात्र के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि रदनिका ने शर्विलक को देख लिया होगा। हालांकि विवेचन का यह विश्लेषण का बहुत अधिक विषय नहीं है, फिर भी भवतु मैत्रेयम गत्वा प्रबोधयामि, जल्दी करती हूं मैं और मैत्रेय को जाकर के मैं जगाती हूं। मैत्रेय जो कि विदूषक है, जो कि हाथ में सुवर्ण भांड लेकर के सोया हुआ था, उसी मैत्रेय नामक उस विदूषक ने अपने हाथ के सुवर्ण भांड को चारुदत्त समझ करके सपने में, नींद में शर्विलक को दे दिया है। और शर्विलक को देने के कारण जो ये बातें आई है, तो कहते हैं वो आर्य मैत्रेय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कि भाई आर्य मैत्रेय जग जाओ, जग जाओ, उठो उठो। अब एक चीज देखिए, उस समय की भाषा, आज की भाषा, उस समय में संस्कृत की अभिव्यक्ति, आज नॉर्मल अभिव्यक्ति। अगर आप भाषाई दृष्टि से धातुपरक विश्लेषण करेंगे, उत्तिष्ठ का मतलब होता है उठना, उठो उठो, ठीक है, अच्छी बात है। आज भी जब हमें किसी को जगाना होता है तो हम नाम लेकर के उसको क्या कहते हैं? उठो उठो। हम ये नहीं कहते कि जग जाओ, जग जाओ। तो ये देखिए कि जो एक भाषाई अभिव्यक्ति है वो उसी प्रकार से चली आ रही है। हम जब चेयर पे बैठे रहते हैं तभी हम कहते हैं कि उठो उठो, नींद में है तो भी कहते हैं उठो उठो। प्राचीन काल में भी यही शब्दावली प्रयोग में थी, आज भी हम इसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो जो भाषाई जो अभिव्यक्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अस्तु, अस्माकम गेहे संधिम कल्पयित्वा चौरो निष्क्रांत है, कि भाई आर्य मैत्रेय हमारे घर में संधि डाल करके, संधि लगा करके, सेंध लगा करके चोर जो है वो भाग गया है। अब बेचारा विदूषक वो सो रहा था, नींद में था, और नींद में आप किसी को जगाएं तो हम आप समझते हैं कि जब गहरी नींद होती है, गाढ़ी नींद होती है, तो कितना क्रोध आता है, कितना गुस्सा आता है। ये विदूषक भी गुस्सा में कहता है, आह दास्याह पुत्रिके किम भणसी चौरम कल्पयित्वा संधिर निष्क्रांत है। अब नींद में जो बड़बड़ाना है, अरे वो दासी के बेटी। अब देखिए जिस प्रकार से नाटकों में दास्याह पुत्री या दास्याह पुत्र आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो एक प्रकार से यह एब्यूजिव लैंग्वेज है। इस चीज को हमें डिनाई नहीं करना है। इसके आधार पर हम यह भी कहते हैं कि संस्कृत में भी गालियां हैं, संस्कृत में भी गालियां दी जाती हैं और संस्कृत में भी गालियां दी जाती थी।
लेकिन जिस प्रकार लोक भाषा में दासी, दास्याह पुत्रः, दास्याह पुत्री इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से तकिया कलाम, आज की भाषा में जिसे कहते हैं, एक प्रोवर्बियल यूज था जो ऑलवेज अपने टंग पे रहता था और किसी को झल्लाहट में हम इस तरह से कह देते थे। तो विदूषक के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला यह वस्तुतः क्या है कि अब्यूज नहीं है, यह उनकी झल्लाहट है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, नींद से जगा दिया है और गुस्से में उसके मुंह से यह निकल रहा है। किम भणसी, क्या कह रही हो कि चौरम कल्पयित्वा संधिर निष्क्रांतः, चोरी लगा करके सेंध भागा जा रहा है। ये जो भाषाओं का उलटना पलटना है, जिसे कभी हम लोगों ने भाषा विज्ञान में स्पूनरिज्म के रूप में हमने सुना होगा, और मैंने उदाहरण भी दिया था कि आपकी बजी में कै घड़ा है तो नौने पाव, तो उसी प्रकार का टाइप ऑफ स्पूनरिज्म यहां पर हम देख रहे हैं। और विदूषक लोग इस प्रकार हास्य के लिए इस प्रकार के व्यवहार करते ही हैं। तो वही चीज है यहां पर कि रदनिका तो सूचित कर रही है कि चोर सेंध मार करके भाग गया, है ना। अब ये उसका उत्तर दे रहा है कि चोर लगा करके संधि भाग गया, यानी सेंध भाग गया। जो भी है, एक क्षण के लिए जो ऑडियंस है उनके लिए ये हास्य का वातावरण बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एक प्रकार से मोनोटोनी थी। एक अकेला चरित्र मंच पर अपने विभिन्न संवादों के माध्यम से जब रहता है तो अभिनय की दृष्टि से यह सबसे कठिन क्षण होता है। पूरे मंच पर यदि एक पात्र हो और वही पात्र आधा घंटा तक अगर मंच पर बोलता रहे तो ऑडियंस का एसोसिएशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम उसको निरसता कहते हैं, विरसता कहते हैं, एक रसता कहते हैं। तो ऐसे इस चीज को एक रसता से तोड़ने के लिए मानो कवि ने एक सूक्ष्म यहां पर संवाद दिया, जिससे कि हास्य का वातावरण उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि मृच्छकटिकम के जो करता है नाटककार, उन्होंने केवल एक बार ही इसका प्रयोग किया हो, या केवल और केवल मृच्छकटिकम ने ही इस प्रकार का एक लंबा एपिसोड दिया हो एक किसी चरित्र का। अन्यत्र भी आप देखते हैं। आप मुद्रा राक्षसम में चले जाएं, जो पूरा का पूरा एपिसोड है, जो प्रथम अंक में प्रस्तावना के बाद चाणक्य का, वो भी बड़ा एक लंबा सा ये मोनोलॉग है। दूसरा, आप इसी तरह से जाकर के देखें कि जो उरुभंगम की जो प्रस्तावना है, वो भी जो दो सैनिकों का वार्तालाप है, वो बहुत बड़ा एक ही चला आ रहा है। कालिदास के द्वारा विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में जब वो संगमनीय मणि का को ढूंढने जाते हैं, और तब जो पुरुरवा का एक विलाप है, पुरुरवा का जो अन्वेषण है, उर्वशी को ढूंढने का जो प्रयास है, वो अकेले पूरा का पूरा मंच पर रहता है। वो भी बड़ा डिफिकल्ट है, सिचुएशन है। तो अभिनय की दृष्टि से निस्संदेह यह बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन हम इसके माध्यम से उस एकल चरित्र की समग्रता को समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस रूप में भी इसकी विशेषता को हम जान सकते हैं। अस्तु, विदूषक झुंझलाहट में नींद टूटने के कारण कुछ उलझलुल कहता है। रदनिका बिचारी हताश, अलम परिहासेन, अरे ओ, मतलब ये भी हताश भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिव में दी जाने वाली गाली है। अपशब्द कहेंगे, गाली थोड़ा सा शब्द बुरा लगता है, हम कहेंगे अपशब्द है हताश। अरे ओ भग्न आशा वाले, अलम परिहासेन, ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। क्यों हंसी मजाक कर रहे हो? किम न प्रेक्षसे एनम, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो? तुम्हारी दृष्टि इस दीवार पर नहीं जा रही है? तुम्हारे घर में चोरी पड़ गई है, सेंध पड़ गया, तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा रही? विदूषक फिर ओह दास्याह पुत्री के किम भणसी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विदूषक की निद्रा पूरी तरह से टूटी नहीं है, अभी भी वो नींद में है और बड़बड़ा रहा है। फिर झुंझलाहट में कहता है किम भणसी, क्या कह रही हो कि द्वितीयमिव द्वार समुद्घाटितम, मतलब दूसरे के समान द्वार को किसी ने खोल दिया, या दूसरा द्वार किसी ने खोल दिया। अरे भो वयस्य चारुदत्त, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अरे भैया चारुदत्त जग जाओ जग जाओ, उठो उठो। चारुदत्त भी सो रहा है, लेकिन विदूषक तब तक अलर्ट हो जाता है। उनकी भाषा में परिष्कार होता है। जो वो उल जलूल बोल रहा था, अचानक वो अब सही वाक्य का प्रयोग करने लग रहा है कि अस्माकम गेहे संधिम दत्वा चौरो निष्क्रांत, हमारे घर में सेंध मार करके
चोर भाग गया। चारुदत्त जग जाता है। भवतु, बहुत अच्छा, भो अलम परिहासेन, अरे ये सुबह सुबह क्यों हंसी मजाक कर रहे हो? मतलब सुबह है, अब इस तरह से कोई हंसी मजाक नहीं करो। विदूषक कहता है, भो न परिहास, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा। प्रेक्षताम भवान, खुद ही आप देख ले, आप आए और देख लें। चारुदत्त पूछता है, कस्मिन उद्देश्य, यानी किस स्थल पे, किस जगह पे चोरी हुई, किस जगह पे सेंध मारा है इस चोर ने? विदूषक कहता है, भो ईशः, हाथ से दिखाता, यह है, देख लो। अब चारुदत्त एक सिविल इंजीनियर की तरह उस सेंध का जो स्पॉट है उसको वो देख रहा है और कहता है, हो दर्शनीयो यम संधि, वाह क्या सुंदर संधि है। मित्रों, यद्यपि इस स्थल पर कई लोगों ने चारुदत्त की प्रशंसा की है कि कितना सहज और सुंदर व्यक्तित्व है, कि चोर की चोरी की भी प्रशंसा करता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी बनता है। यह नायक की हीनता भी प्रकट होती है कि उनके घर में चोरी हो गई और वो उसकी भी प्रशंसा में लीन है। दूसरे शब्दों में इसका तो यह भी अर्थ होगा कि अगर किसी की हत्या हो गई तो उस हत्या में यह देखेगा कि कितनी सुंदर हत्या हुई है, गला को किस तरह से काटा गया। तो कभी कभी इस प्रकार का जो प्रयोग होता है वो नायक के नायकत्व में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है, क्योंकि नायक से सदैव अपेक्षा की जाती है कि वह भीरु प्रकृति ना हो, वो सॉफ्ट ना हो, उनमें एक ऐसी चीजें हो जिसके कारण उसका नायकत्व केवल प्रेम कर लेने से और विवाह कर लेने से नायक नायक नहीं होता। तो इसीलिए चारुदत्त को हम धीरोदात्त कोटि में नहीं रखते, धीर ललित कोटि में नहीं रखते, धीर प्रशांत कोटि में इनको लाया जाता है कि हर स्थिति में शांत रहने वाला। आंधी आ जाए तो भी शांत रहने वाला, हवा न बहे तो भी शांत रहने वाला। तो ऐसी स्थिति में चोरी हुई है और चोरी की भी जो सेंध जो लगाई गई है उसकी भी वह प्रशंसा करने लगा है, प्रशंसा कर रहा है और कहता है, देखिए उस सेंध की प्रशंसा में अब जरा सोचिए, इसको मिलाइए कि क्या यह कवि की मजबूरी है इस सेंध की प्रशंसा करवाना? नहीं, मजबूरी नहीं है। कवि ने तो स्वयं इसको प्रकट किया है ना, क्योंकि जब शर्विलक सेंध लगा रहा था तो वो खुद कह रहा था कि मैं कैसा सेंध लगाऊं, किस प्रकार की मैं कला का प्रयोग करूं कि सामने वाले को भी आकर्षित करे और सुबह जब देखे तो मेरी तारीफ करे। तो कवि ने पहले ही यह छेड़ रखा है इस प्रसंग को, और कवि ने स्वयं इसकी चर्चा की है। तो जब सेंध पड़ गई और दूसरा देखने वाला होगा तो उससे तो तारीफ करवाएगा ही ना। तो वो तारीफ को चारुदत्त के मुंह से करवा रहा है, क्योंकि किसी अन्य के मुंह से करवाता तो किसी अन्य चरित्र की परिकल्पना करनी पड़ती, और बहुत अधिक चरित्र की परिकल्पना भी नाटक के लिए व्यवधान है। इसलिए चारुदत्त के मुंह से ही यहां पर प्रशंसा करवा दिया गया है। अहो दर्शनीयो यम संधि, वाह क्या ही सुंदर ये सेंध लगाई गई है यहां पर, वाह मजा आ गया। यहां पे दर्शन देखिए, हमें क्या होता है ना कि कभी कभी हम अनुवाद से साहित्य को नहीं समझते, हम अभिव्यक्ति से साहित्य को समझते हैं और उस शब्द से उस अभिव्यक्ति को हम पकड़ते हैं। जैसे यहां पर कहा हो दर्शनीयो यम संधि, अब पुस्तकों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि आहा बहुत ही सुंदर यह सेंध है, यह सेंध जो है दर्शनीय है। मजा नहीं आएगा, उसको भी इस अभिव्यक्ति से देखे, वाह क्या सुंदर सेंध लगाई है, मजा आ गया, आनंद आ गया, क्या ही निपुण यह चोर होगा। एक दर्शनीय शब्द से हम इतनी सारी अभिव्यक्ति निकाल लेते हैं अभिनेता की दृष्टि से, थिएटर की भाषा में। श्लोक है बड़ा ही सुंदर, वो उसी सेंध की प्रशंसा है कि उपरितल निपातितेष्टकोयम शिरसि तनुर विपुलश्च मध्य देशे असदृश जन संप्रयोग भीरोह हृदयमिव स्फुटितम महागृहस्य। उपरितल निपातित इष्टकः अयम, ऐसा लग रहा है ये जो ईंट है, ये ईंट ऊपर के तल से निकाला गया हो, खींचा गया हो। जो सेंध लगाई गई है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ऊपर से ईंट निकाली गई हो। शिरसि तनुर विपुलश्च मध्य देशे, और कह रहा है शिरसि तनु, यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो पतला हिस्सा है,
और विपुलश्च मध्य देशे, और बाहर का जो हिस्सा है मध्य देश यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, वो विस्तृत है, चौड़ा है। ध्यान रखेंगे कि ये सेंध की जो आकृति है किस रूप में है, घड़े के समान है ना, कलश के समान है। तो कलश के ऊपर में क्या होता है, पतला होता है, और मध्य भाग में चौड़ा होता है। तो वही डिस्क्रिप्शन है, शिरसी यानी ऊपर का हिस्सा वो पतला है, और मध्य देश विपुलश्च, मध्य देश में जो भीतर का बाहर जो मध्य हिस्सा है वह विस्तृत है। और सदृश जन श्रम प्रयोग गंभीरो हृदयमिव स्फुटितम महागृहस्य। अब देखिए क्या कह रहा है, असदृश जन संप्रयोग, एक समान यानी समान लोगों के द्वारा न किया गया हुआ ये भीरु, ये जो स्वभाव है, ये जो बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि महागृहस्य हृदयमिव स्फुटितम, कि इस विशाल घर के ये हृदय के समान फाड़ा गया हो। अब दो तीन बातें आती है कि मानो इस विशाल घर में हृदय के समान ये सेंध लगाया गया हो, या जिस प्रकार से वो बनकर आया है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बड़े घर के हृदय को तोड़ करके निकाल लिया गया हो। कथमस्मिन् अपि कर्मणि कुशलता, अरे वाह, ऐसे कामों में भी कौशल है, कुशलता है। दूसरे शब्दों में जिस किसी ने यह सेंध लगाई है उस सेंध लगाने में भी एक अलग ही आनंद है। तो वो उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करता है। विदूषक आता है, विदूषक उस चीज को देखता है, विदूषक की भी टिप्पणी आती है और वो भी गौर से देखता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और चारुदत्त से कहता है कि भो वयस्य एष संधि द्वाभ्यामेव दत्तो भवेत। ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंध लगाई गई है ये दो प्रकार के लोगों के द्वारा लगाई गई है, दो लोगों के द्वारा लगाई गई है, ऐसी संभावना प्रकट हो रही है। अब दो लोग के यहां पर दो अर्थ हैं कि या तो दो लोगों ने मिलकर संधि लगाई है, या दो प्रकार के लोग होते हैं, उनमें से किसी एक प्रकार के लोग के द्वारा यह संधि लगाई गई है। अब भाई कौन कह रहा है, अथवा आगंतुकेन शिक्षितु कामेन वा, कह रहा है कि या तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई नया नया इस प्रदेश में आया है उसके द्वारा यह सेंध जो है लगाई गई है, और या नहीं तो दूसरा उस प्रकार का हो सकता है जो शिक्षित यानी जो सीखना चाह रहा है, जो सीखने की कोशिश कर रहा है। या तो एक ऐसे व्यक्ति ने यहां सेंध लगाई है जो इस इलाके का नहीं है, इस प्रदेश का नहीं है, किसी भिन्न प्रदेश से आने वाला है, और दूसरा या तो वो है जिसने नई नई सेंध लगानी सीखी है और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पहली बार सेंध लगाई हो। क्यों ऐसी संभावना बनाई जा रही है, विदूषक क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि अन्यथा अत्रो जैन्याम को अस्माकं गृह विभवम न जानाति, नहीं तो इस उज्जैनी में रहने वाले लोगों में कौन ऐसा है जो हमारे घर की संपत्ति के बारे में नहीं जानता। अर्थात हम लोग इतने गरीब हैं, हमारी उस गरीबी को कौन नहीं जानता। सारे लोग तो इस उज्जैनी में जानते हैं, और उज्जैनी के चोर होते और हमारी गरीबी को जान करके हमारे घर में क्यों लगाते? तो या तो वो इस इलाके का नहीं है जो हमें नहीं जानता, वो केवल घर आया, घर देख करके सेंध उसने लगा दी, और या नहीं तो किसी ने ऐसे ने लगाया होगा कि वो सीख रहा होगा, कि वो जानता होगा कि इस घर में तो कुछ मिलना है नहीं, चलो ऐसे ही ईंट को हटा उठा करके देखते हैं कि सेंध कैसी लगाई जाती है। बड़ा ही सुंदर ये तर्क है विदूषक का, और सही अर्थों में जिसको कहते हैं कि विदूषक को लोग कहते हैं कि मूर्ख है, मूर्ख होता है, ऐसा होता है, नहीं, ये दोनों ही बड़े सुंदर मतलब उन्होंने कल्पना की है और तार्किक दृष्टि से ही उन्होंने यहां पर चर्चा की है। तो यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि विदूषक मूर्ख ही नहीं होता, वस्तुतः विदूषक जीनियस होता है, वस्तुतः विदूषक शार्प माइंड का होता है, वो अपने व्यवहार से स्थितियों को बदल देता है। यही उस विदूषक की विशेषता है, अन्यथा सारी चीजें हैं। अब हर किसी भी काव्य में जाकर के देखेंगे कि मुसीबत के क्षण में भले ही हंसी मजाक हो, लेकिन समाधान का मार्ग जो है वो विदूषक ही दिखाता है राजा महाराजा को या नायक को। चलिए देखते हैं कि चारुदत्त इस पर क्या टिप्पणी करता है। चारुदत्त
बेचारा दुखी है और उसको लगता है कि मेरे घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया और मेरे घर में उसको कुछ मिला ही नहीं। इस भाव से वह दुखी है। और देखिए उसके श्लोक का जो निहितार्थ है वो कुछ उसी प्रकार से अपने यहाँ प्रकट होगा। वैदेश्येन कृतो भवेन मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता नासौ वेदितवान धनैर्विरहितं विश्रब्ध सुप्तं जनम दृष्ट्वा प्रांग महतीं निवास रचना मस्माकमाशान्वितः संधिच्छेदन खिन्न एव सुचिरम पश्चात निराशी गतः। देखिए बाद में निराशी गतः, वो निराशा में युक्त वो चला गया। कह रहा है कि वैदेश्येन कृतः भवेत, ठीक है बाहरी देश से आने वाला विदेशी कोई आया होगा अर्थात इस उज्जैनी का रहने वाला होगा, उसके द्वारा ये किया गया है। क्योंकि किया गया होगा क्योंकि मम गृहे व्यापारम अभ्यस्यता, कहीं मेरे घर का जो व्यापार है उस अभ्यास को अच्छी तरह से ये करने वाला जो है उसके द्वारा ये किया गया है। नासौ वेदितवान, वह जो है व्यापारम अभ्यस्यता, अपने चोरी का जो अभ्यास करने वाला है, अपने उस चौर कार्य में जो करने वाला है वो नासौ वेदितवान, वो यह नहीं जान पाया कि विश्रब्धम सुप्तम जनम धनैर विरहितम, जो चैन से सोया हुआ इस घर में व्यक्ति है उसके घर में कोई भी धन नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए जरूर ये तुम सही कह रहे हो कि यह जो सेंध मारने वाला है वो इस इलाके का नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मेरे घर में कोई धन संपत्ति नहीं है। अगर वो इस इलाके का रहता तो हमारे घर में चोरी नहीं डालता, लेकिन अपने व्यापार के अभ्यास करने वाला वह जो है वह जरूर जो है कोई विदेशी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये पहला निकल गया। अब कहता है दृष्ट्वा प्रांग महतीम निवास रचनाम अस्माकम आशान्वित, यानी वो जो आशान्वित है अर्थात वो जो आशावान है, जो चोरी करने के लिए आया है, जो इस आशा से युक्त है कि इनके घर में कोई सामग्री मिलेगी, ऐसा वह आशावादी अस्माकम निवास रचना महतीम निवास रचनाम, हमारे इस विशाल घर को पहले ही देख करके संधिच्छेदन खिन्न एव, पहले तो उसने देखा, इस घर को देखा होगा, इस विशाल घर को देखा होगा तो उनको लगा होगा कि इस घर में प्रचुर सामग्री है, बहुत धन संपत्ति मिल सकती है। लेकिन संधिच्छेदन खिन्न एव सुचिरम, यानी बहुत देर समय से संधि लगाने के बाद वो बेचारा खिन्न, वो जो थका हुआ व्यक्ति होगा वो बेचारा बाद में निराशा से युक्त होकर के चला गया होगा। एक चीज तो जरूर है कि प्रश्न उठता है कि जब वो बेचारा गरीब था तो उनके घर में क्यों सेंध लगाया गया। यह भी सही है कि हो सकता है कि शर्विलक को इसकी जानकारी नहीं हो, वो उस प्रदेश का रहने वाला हो, साक्षात उज्जैनी का रहने वाला न हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, भले ही आज चारुदत्त गरीब है लेकिन कल तो वो महाव्यापारी था, और महाव्यापारी होने के कारण उनका जो घर है, घर तो वही रहेगा ना, बिल्डिंग जो वो वही है। भले ही जहां पर आप 10 प्रकार के व्यंजन और सुस्वादु सुंदर सुंदर भोजन करते होंगे, 10-20 लोगों को आमंत्रित करके खिलाते होंगे, और आज केवल आप रोटी और नमक खा करके जीविका बिताते हैं, वो इनसाइड स्टोरी है। लेकिन घर तो बाहर से उसी प्रकार भव्य दिखेगा कि बड़ा विशाल घर है, इस घर में रहने वाला व्यक्ति जरूर धनी होगा, आदि आदि। तो चारुदत्त की जो ये हामी है, ये एक प्रकार से विदूषक के जो उस अनुमान के ऊपर में एक समर्थन के रूप में निकल कर आता है। चारुदत्त की वो भावना जो है वो शर्विलक या तथाकथित चोर के प्रति भी है कि बेचारा मेरे घर आया, ये देख करके कितना विशाल घर है और इस घर में उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इस खिन्नता से, इस दुख से चारुदत्त पीड़ित है। इसीलिए चारुदत्त जो है वह एक सहृदय चारुदत्त है, जो सबके प्रति एक उपकार की भावना, अच्छी भावना से युक्त है। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हमारा प्रयास है कि पूरे के पूरे मृच्छकटिकम को आपके सामने उपस्थित करूं। आप लोग इसी तरह से इसे जानें, देखें, सुनते रहें, और यदि कोई विशेष प्रकार की टिप्पणी हो तो वो टिप्पणी कर सकते हैं, जिसका कि हम यहाँ पर आपको उत्तर देंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।